हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप आप सब सकुशल मंगल होंगे और परीक्षा की तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और अच्छी तरह से करने के लिए आपके लिए अच्छे प्रश्नों का सार कर संग्रह करके लाया हूँ। आज हम कक्षा 8 विज्ञान जो पाठ 7 है, पौधे एवं जंतु का संरक्षण, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं हल करवाने वाला हूँ। इसलिए तैयार हो जाइए, पेन कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, फटाफट। अगर नोट्स नहीं बनाते तो माइंड में इनको उतार लीजिए अच्छी तरह से। 2 बार देखिए, वीडियो को 3 बार देखिए, अच्छी तरह से समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इनको आप वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक पूरा देखना। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट एक एक चुन करके मैं पाठ में से आपके लिए लाया हूँ। तो पहला प्रश्न है, वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है तो वो गैस है, सीधा ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में कमी वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन, हीलियम, इनसे लेने देना नहीं, ऑक्सीजन की तो कमी हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है। तो पृथ्वी का वह भाग, सजीव वाला जो भाग है, जैव मंडल है। कौन सा भाग है? जैव मंडल। अगला प्रश्न, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है विशन है। क्या नाम है? विशन। डायरेक्ट ही विशन के ऊपर हम टिक लगा लेते हैं, समय को वेस्ट ना करके। भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है। तो भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न इस प्रकार से, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हम लगभग कितने वृक्षों को काटते हैं? तो हम लगभग 17 पूर्ण विकसित वृक्षों को काटते हैं। 17, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न छठा, ऐसे पक्षी जो उड़ करके सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। कौन से पक्षी कहते हैं? प्रवासी पक्षी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेड डेटा पुस्तक क्या है? तो आप सभी को इसकी परिभाषा याद है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज ये याद रखें, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्हें रेड डेटा पुस्तक कहते हैं। ये पौधों और जंतुओं के लिए अलग अलग होती है, पादपों के लिए अलग और जंतु के लिए अलग होती है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, निम्न में से संकटापन प्रजाति है, नीम, खेजड़ी, बेर, इंद्रोक। तो सी में हमारा लिखा हुआ इंद्रोक, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 9वां है, वह प्रजाति जो प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती परंतु संरक्षित क्षेत्रों में पाई जाती है कहलाती है? संकटापन, विलुप्त, प्राकृतिक आवासों में विलुप्त विशेष क्षेत्र, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजाति कहलाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां थोड़ा सा बड़ा है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछे जा सकते हैं। इनमें अंतर, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करो। इनके बीच में अंतर पूछा जा सकता है, तो आपको अंतर इस प्रकार से सारणी बना करके लिखना। अच्छी तरह से पढ़ लो, इनको सुन लो। तो वन्य प्राणी उद्यान के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, वह क्षेत्र जहाँ पर वन्य प्राणियों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है उन्हें वन्य प्राणी उद्यान कहते हैं। जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार से है, वह क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीवों को, पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाता, प्राकृतिक आवास में संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता, उन्हें जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। दूसरा अंतर इस प्रकार से है, वन्य प्राणी का यह क्षेत्र आम जन के दर्शन हेतु खोला जाता है, यानी कि यहाँ पर जो हम, जैसे हमारी बात करें, आम जनता इन जंतुओं को देख सकती है। जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में जो जंतु होते हैं या वो क्षेत्र होता है जहाँ पर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कोई रिसर्च करनी है जंतु के बारे में, पादपों के बारे में, या उनके बारे में कोई हमें अध्ययन करना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम वहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी होते हैं उनसे अनुमति लेकर ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा अंतर इस प्रकार से है, वन्य प्राणी उद्यान के बारे में, यह जो स्थान होता है वो जंतु के प्रजनन केंद्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो इनमें जंतु प्राकृतिक आवासों में ही रहते। ये तीसरा स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, संकटापन जंतु और विलुप्त स्पीसीज में अंतर लिखिए। 11वां प्रश्न, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज के बीच में अंतर लिखिए। तो हम सबसे पहले हम संकटापन की
जंतु की बात करेंगे, उसके बाद विलुप्त जंतु की बात करेंगे। तो संकटापन्न जंतु की बात करते वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, एक निर्धारित स्तर से ये कम होते जा रहे हैं, उन्हें विलुप्त होने का खतरा है, ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, इन्हें संकटापन्न जंतु कहते हैं। जबकि विलुप्त स्पीशीज की अगर बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि विलुप्त वे जंतु जो पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलते हैं, उनकी जो प्रजाति है समूल नष्ट हो गई, उन्हें विलुप्त स्पीशीज के नाम से जाना जाता है। यदि हम संकटापन्न जंतु के उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण भारतीय शेर है, गेंडा है। विलुप्त स्पीशीज की बात करें तो डायनासोर है, डोडो पक्षी है, जंगली कबूतर है, कोकिया कुकी है। इस प्रकार से ये सारे जंतु हैं। अगला प्रश्न 12वां, वनस्पति जात किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में फ्लोरा, अंग्रेजी में फ्लोरा कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में साल है, सागौन है, आम है, जामुन है, सिल्वर फर्न है, अर्जुन है आदि के जो पादप है वहाँ के ये वनस्पति जात के नाम से जाने जाते हैं, वनस्पति जात। अगला प्रश्न है प्राणी जात किसे कहते हैं? सिंपल, जैसा वनस्पति जात था वैसे ही प्राणी जात किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहते हैं। इसे फौना के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हरिण, चीतल, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि वहाँ के प्राणी जात है। अगला प्रश्न है वनोन्मूलन के कारक लिखिए। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। वनोन्मूलन के कारक, वनोन्मूलन से वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव होगा, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो उत्तर इस प्रकार से है। देखो, वनोन्मूलन के कारक यानी कि पेड़ पौधे का जो है कटाव, उन्मूलन क्यों हो रहा है उसके कारण देने। तो बहुत सारे कारण हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ 5 चुनिंदा कारक जो लेकर के आया हूँ। पहला कारक है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। खेती करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कृषि भूमि की आवश्यकता होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिए जाते हैं और कृषि की भूमि प्राप्त कर ली जाती है। दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, मकान बनाना, कोई फैक्ट्री स्थापित करना, तो उसके लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। तो वहाँ उस क्षेत्र के जो पेड़ पौधे उनको हम काट लेते हैं। तीसरा ईंधन एवं फर्नीचर हेतु लकड़ी प्राप्त करना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएँ होती हैं आज भी ईंधन से चूल्हा जला करके खाना बनाती है और फर्नीचर बनाने के लिए तो आपको पता है लकड़ी चाहिए। तो ये तीसरा अंतर। चौथा पशु का अतिचारण। जो चारागाह होता है वहाँ पर हम गाय भैंस बकरी को चराते हैं, तो अतिचारण से भी जो होता है पेड़ पौधे नष्ट हो रहे। छोटे जो पादप होते हैं, नवोद्भिद पादप होते हैं, उनको जो गाय भैंस बकरी के जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, उनसे उनको रौंद दिए जाते हैं और बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनके सिर को, उनकी पत्ती को खा करके उस पादप को ये नष्ट कर देते हैं। पांचवा कारण है प्राकृतिक कारण। दावानल, भीषण सूखा। दावानल, जंगल में अचानक आग लग जाती है, बहुत सारे पेड़ पौधे जल करके राख हो जाते हैं। भीषण सूखा, 4-5 वर्षों तक अगर वर्षा नहीं होती तो भीषण सूखा, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो पानी के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न अभयारण्य किसे कहते हैं? देखिए इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। अभय प्लस आरण्य। अभय यानी कि बिना डर के, आरण्य यानी जंगल, यानी कि वह जंगल, वह स्थान जहाँ पर जीव जंतु किसी भी भय से ग्रस्त नहीं होते हैं, निर्भय होकर के वहाँ पर विचरण करते रहते हैं, उनको किसी प्रकार का बाहरी विक्षोभ खतरा महसूस नहीं होता, कोई डर नहीं होता, तो ऐसे स्थान को अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल है। इस शब्द का आप अगर संधि विच्छेद कर लो ना, दोनों शब्दों के जो अर्थ जान लो, तो आपको इसकी परिभाषा ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु और उनके आवास को किसी भी प्रकार के बाहरी भय खतरे विक्षोभ का डर नहीं होता है, वे संरक्षित एवं सुरक्षित रहते, तो उन्हें या उस क्षेत्र को अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कुछ पक्षी प्रवास क्यों करते हैं? प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? तो जलवायु परिवर्तन के कारण जाते हैं, प्रजनन के कारण जाते हैं, प्रजनन करते, क्योंकि उनके क्षेत्र में जो है प्रजनन के लिए जो जलवायु अनुकूल नहीं होती है, अंडों का उष्मायन नहीं होता है ठंड के कारण, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर अंडे देते हैं, उनका उष्मायन करते हैं और बच्चे उत्पन्न करते हैं, फिर वो अपने वापस स्वदेश लौट जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं
वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, और जलवायु परिवर्तन के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो है 17वां, 4 संकटापन जंतु के नाम लिखिए। पहला जो संकटापन जंतु है सफ़ेद हाथी, दूसरा शेर, तीसरा जंगली बेसा, चौथा आप देखिए बारहसिंगा। इसके सिर के ऊपर बहुत सारे सींग होते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया बारहसिंगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हमारा 18वां प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जीके के लिए हर दृष्टि से प्रश्न इम्पोर्टेंट है। हमारा राज्य पक्षी जो गोडावण है, कौन है? गोडावण। वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो संकटापन जंतु श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्य सरकार ने इसे संकटा जो श्रेणी में होने के कारण इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है सर कि एक विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज का नाम लिखिए। तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये विशेष क्षेत्रीय जंतु में इसका उदाहरण या इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये जो गंगा नदी की डॉल्फिन है, इसको हम भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट प्रश्न है 18वां, ये 19वां भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जीके के हिसाब से। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? बाघ परियोजना तो सरकार के द्वारा बाघों के संरक्षण हेतु चलाई गई योजना है, जिसे हम बाघ परियोजना कहते हैं, इंग्लिश में टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है बाघों का संरक्षण करना, बाघों की उत्तरजीविता को बनाए रखना, बाघों की जो संख्या घट रही है उस संख्या को वापस मेंटेन करना, उनको प्रजनन के आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि उनकी संख्या में कमी नहीं हो। इस प्रकार से बाघ परियोजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस प्रकार से इस पाठ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए हैं। एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे पेज है, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये 4 पेज है, ये 5 पेज है और ये 6 एंड वाला पेज है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। सभी को धन्यवाद। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों।